सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में हमारे सामने एक कौम का नक्शा हयात इस तरह नज़र आता है, कि वो तकरीबन 450 बरस से मिस्र के जाबिर बादशाहों और मिस्री कौम के हाथों गुलाम बनी रही। लेकिन फिर अचानक उसी मुर्दा कौम में से एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा सामने आया और ऐलान करता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस अजीम हस्ती से दुनिया हज़रत मूसा के नाम से जानती है। उनकी क़यादत में वही कौम फ़िरौन जैसे दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होती है और अल्लाह ताला की मदद से सुरखरू हो जाती है। ये कौम बनी इसराइल कहलाई। इस कौम की तारीख़ बहुत अजीबो गरीब है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, आज का प्रोग्राम गौर से देखिएगा नाज़रीन। इस कौम की तारीख़ बड़ी अजीबो गरीब सी है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई। अल्लाह का पैगाम भी उन तक पहुँचाया। लेकिन इस कौम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कौम नाशुक्री निकली, नाशुक्री। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा की क़यादत में दरियाए नील को पार किया और एक ऐसी सरजमीन पर कदम रखा जो सहरा जैसी थी और वहाँ शदीद गर्मी थी। दूर दूर तक पानी और सब्ज़ी के आसार भी ना थे। तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से फरियाद की कि हम पानी कहाँ से पिएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि असा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे उसे ज़मीन पर मारा, ज़मीन से कई चश्मे उबलना शुरू हो गए। बनी इसराइल को जब इस तरफ से इत्मीनान हो गया तो अब कहने लगे कि पानी का तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन ज़िंदगी के लिए सिर्फ यही तो काफ़ी नहीं है, हमें भूख लगी है, अब खाएं कहाँ से? यहाँ तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, परेशान ना हो, हम गैब से सब इंतज़ाम किए देते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि ज़मीन और दरख्तों पर जगह जगह सफ़ेद ओले के दाने की तरह शबनम की सूरत में आसमान से कोई चीज़ बरस कर गिरी हुई है। खाया तो नहायत मीठी हलवे जैसी थी। ये क्या था? ये मन था। मनोसलबा सुना है ना, मनोसलबा का ये मन था। इसके बाद दिन में तेज़ हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के गोल ज़मीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल ने उनको पकड़ा और भून कर खाने लगे। ये क्या था? ये सलवा था, मनोसलवा, ये सलवा था। इस तरह रोज़ाना बग़ैर ज़हमत, बग़ैर तकलीफ़ के उनको ये दोनों नेमतें मुहैया हो जाती, जिसे अब हम मनोसलवा कहते हैं। हम अक्सर मिसाल भी देते हैं मनोसलवा। खाने और पीने की ज़रूरियात की फराहमी से जब इन्हें इत्मीनान हो गया इस कौम को, तो अब बनी इसराइल ने तीसरा मुतालबा क्या किया? तीसरा मुतालबा किया कि गर्मी की शिद्दत और सायादार दरख्तों और मकानों की राहत मुयस्सर ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ऐसा ना हो कि ये तपश और जो तमाज़त है ये हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा ना कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तशवीह दी और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि जब तूने इन पर बड़े बड़े इनामात और फजलो करम की बारिश की है तो इस सख्त तकलीफ़ से भी इनको निजात अता फरमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी सुनी गई और आसमान पर बादल के टुकड़े बनी इसराइल पर साया फगन हो गए और बनी इसराइल जहाँ भी सफ़र करते हुए जाते, बादलों का ये साइबान उनके सरों पर रहता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल बनी इसराइल पर खुदाए ताला के एहसानात की मुसलसल बारिश होती रही, मगर इस कौम की फितरत अजीब थी। इस पर इन नेमतों का असर भी ना हुआ और उन्होंने अपनी जहालत का मुज़ाहरा पेश करते हुए हज़रत मूसा से कहा कि हमें इस मनोसलवा की ज़रूरत नहीं है। अपने खुदा से दुआ करके वो हमारे लिए ज़मीन से सब्जियाँ उगाए, जैसे खीरा, ककड़ी, लहसुन और प्याज, ताकि हम पेट भर कर खाएँ। हज़रत मूसा अपनी कौम से फरमाने लगे कि तुम लोग किस कदर अहमक हो, एक उम्दा बेहतरीन ग़िज़ा को छोड़कर मामूली किस्म की चीज़ों के तलबगार बने हुए हो। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अनगिनत और बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन वो कुफराने नेमत करते रहे। वो एहसास से आरी हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री शुरू कर दी और फिर क्या हुआ?
वही जो होना था। ना शुक्रापन शुरू किया, ना शुक्री शुरू की, तो हुआ क्या कि उन पर अजाब नाजिल हो गया। आज ना मनोसलवा आएगा, आज ना इस तरह से अल्लाह की रहमत बरसेगी, क्योंकि कल जिन लोगों पर ये नवाजिशात नाजिल होती रहीं वो कौम इसकी अहमियत और इफादियत नहीं जान सकी। नतीजा अजाब की शक्ल में नाजुल हुआ। और ये कुदरत का असूल है नाजरीन, ये कुदरत का असूल है। जब आप अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, जब आप हकायक नज़रअंदाज करके अपनी कहानियाँ गढ़ लेते हैं, जब आप हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं, जब आप खुद पर जुल्म करने के लिए आमादा हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह आपको आपके हाल पर छोड़ देता है। कहा जाता है कि जब क़यामत आएगी और हिसाब होगा तो लोग अल्लाह ताला से दुनिया में जाने का एक और मौका मांगेंगे। कहेंगे कि या अल्लाह सिर्फ एक मौका दे दे, सिर्फ एक मौका और दे दे, कुछ वक्त के लिए दुनिया में भेज दे। हम अपने तमाम गुनाहों की तौबा करके, जिनकी हक तलफी की है उनसे माफ़ी मांग कर, जिनका दिल दुखाया है उनसे अजाला करके तेरी बारगाह में वापस आ जाएंगे। लेकिन तब मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त गुजर चुका होगा। तब सिर्फ हिसाब होगा। यही रवैया आज हमारे माशरे में दिखाई दे रहा है। दुनिया में एक वबा फैली जिसको कोरोना का नाम दिया गया। इस वबा ने पहले चीन और उसके बाद तमाम ममालिक को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। मरीज़ बढ़ने लगे, कई ममालिक कब्रिस्तान बन गए, अस्पताल भर गए, कई रियासतों में लाशें ट्रकों में भरकर किसी एक जगह पर एक साथ दफनाई जाने लगीं। जिंदगियों के चिराग तेज़ी से बुझने लगे। आए दिन सैकड़ों अफराद के मरने की खबरें सुनने को मिलती रहीं। लोग अपने प्यारों को रोते रहे, तड़पते रहे, मरते रहे, आखिरी दीदार भी नसीब ना हो सका। एक ही ख़ानदान के कई अफराद इसी बीमारी से मर गए। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी टस से मस न हुए। उनको कोई फ़िक्र ना थी, उनको कोई परवाह ना थी। दुनिया में अमवात बढ़ती रहीं, पाकिस्तान के अवाम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। लेकिन ये वायरस रेंगता हुआ पाकिस्तान ज़रूर आ गया। अच्छा, जब पाकिस्तान आ गया, वायरस के आते ही मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी कौम से खिताब पर खिताब किया, खिताब पर खिताब किया, खिताब पर खिताब किया। सिर्फ एक खिताब नहीं किया, और हर खिताब ने गुजारिश पर गुजारिश की, गुजारिश पर गुजारिश की। वज़ीर आला ने हाथ जोड़े, डॉक्टर्स ने दरख्वास्तें की, लेकिन इस अवाम को तब भी अकल ना आई। ये मुल्क ठीक कैसे हो सकता है? हम इखलाकी तौर पर ये तवक्को करने का हक भी नहीं रखते। याद रखिएगा कि ये मुल्क ठीक होना चाहिए, क्योंकि खराबी सबसे ज़्यादा हम में है। हम खुद ख़राब हैं, और इसी खराबी ने सूरत हाल को भी ख़राब कर दिया, मज़ीद ख़राब कर दिया। कोरोना के आने के बाद पहले 10,000 केस, आपको पता है जो पहले 10,000 केस तक जाने में कितने रोज़ लगे थे? 57 रोज़। 57 रोज़ में 10,000 केसेस थे। लेकिन अब हालत ये कि आखिरी 10,000 केसेस, आपको अंदाज़ है, सिर्फ 2 दिन के अंदर हम लोगों ने पहुँचा दिए। 2 दिन में 10,000 केसेस। सिंध में कोरोना के मरीज़ों की तादाद अब सुनते जाइएगा 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। और हमारा हाल क्या है, इस कौम का हाल क्या है कि दिसंबर 2019 तक, नाज़रीन अब ज़रा गौर से सुनिएगा, इस कौम का हाल आपको बताने चाह रही हूँ, आपका, हमारा, इस कौम का हाल कि दिसंबर 2019 तक ये कौम कोरोना को अल्लाह का अजाब करार दे रही थी, जो चीन पर हराम जानवर खाने की वजह से आया था अजाब। जनवरी 2020 आया तो जनवरी 2020 में ये कौम कोरोना को सऊदी अरब के लिए अल्लाह का इम्तिहान कह रही थी। अब आया फरवरी 2020, तो फरवरी 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह यही कौम कोरोना को इस्लाम के ख़िलाफ़ यहूदियों की साजिश समझ रही थी। मार्च आया, मार्च 2020 में इसी कौम का कहना था कि अब यहूदी इसकी वैक्सीन से पैसा कमाएंगे। फिर आया अप्रैल 2020 में जब पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो यही कौम छतों पर चढ़कर अजानें देने लगी, लेकिन एहतियात करने पर तब भी तैयार ना हुई। फिर आया मई 2020, और मई 2020 में इस कौम ने नया ट्रेंड मार्केट में मुतारिफ करवाया। वो ये था कि कोरोना साजिश है, लाशों के बदले पैसा मिल रहा है, बिल गेट्स चिप लगा देगा। और अब जून 2020 में जब कोरोना के मरीजों की तादाद इसी कौम ने अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से, अपनी गलती की वजह से, अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से 1 लाख तक पहुंचा दी, 1 लाख तक पहुंचा दी, तो अब कहना ये इस कौम का कि हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अब बताएं इस कौम के लिए मैं क्या कहूँ। अल्लाह ताला ने इस कौम को की जंजीर में जकड़ी हुई थी, एक बाइज्जत कौम बनाया, अपना वतन दिया, लेकिन हम कदर ना कर सके। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को वसाइल से माला माल कर दिया, लेकिन हम इसकी अहमियत को समझ ना सके।
अल्लाह ताला ने इस कौम को कई बार ऐसी फतूहात से हमकनार किया जिसमें फ़तह नामुमकिन दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी फ़तह मिली हमें। लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना कर सके। दुनिया में ये वायरस तबाही फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ने करम किया कि इस वायरस ने उतनी रफ्तार से हमला नहीं किया जितनी तेज़ी से दुनिया के दीगर ममालिक में देखने को मिला। मगर हम इस पर भी शुक्र अदा करने के बजाय बेएहतियाती करते दिखाई दिए और नई नई कहानियाँ भी सुनाते रहे लोगों को, नई नई कहानियाँ घड़ते रहे, सुनाते रहे, फैलाते रहे। और अब हम सबको नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए, नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि हालात इंतहाई ख़राब होने वाले हैं। देखिए ज़रा इमरान खान साहब का क्लिप। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां जिनकी जानों खतरों में जा सकती, हम सब की ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक आपके लिए आने वाला है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बार बार खिताब करते रहे, बार बार आपको समझाते रहे, अब इनकी ये गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन हम ये बात समझने को तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि अस्पताल ठीक नहीं है, हम कहते हैं कि इंजेक्शन लगाकर, टीके लगाकर जानबूझकर मारा जा रहा है, हम कहते हैं कि लाशों के बदले पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अपना जुर्म कबूल नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपना जुर्म कबूल नहीं करते। हम 100 बातें घड़ लेंगे, हम 100 बातें फैला देंगे, अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे। इस बीमारी का इलाज हमारे हाथ में है, और वो क्या है? एहतियात करना, एहतियात करना, एहतियात करना हमारे इख्तियार में है। जब हम एहतियात करने पर तैयार नहीं हैं तो फिर सूरत हाल जो है या जो होने जा रही है उसके लिए फिर हमें तैयार रहना होगा। ये है बाहैसियत एक कौम हमारा हाल। कि कौम में आते हैं हमारे अवामी नुमाइंदे, उनका हाल भी हमसे मुख्तलिफ नहीं है। उनके पास भी जब इक़्तिदार रहा, जब इख्तियार रहा तो वो सोते रहे, और जब उनके इख्तियारात कम हो गए तो फिर वो कुछ इस किस्म के दावे करते दिखाई दिए। ये देखिए ज़रा सईद गनी साहब क्या कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारे साथ बैठें और ये तफसीलात हमसे शेयर करें आप, कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर स्टील मिल की निजकारी या कोई और जो भी आपके जहन में तजवीज़ है वो करने जा रहे हैं। जिन शराइत पर आप किसी को स्टील मिल देना चाहते हैं वो हमसे शेयर करें, और अगर ये मिल आपसे नहीं चलती तो सिंध हुकूमत इस मिल को चलाने के लिए तैयार है। हम आज भी ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें दे दें या किसी XYZ बंदे को दे दें, हम ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्टील मिल को चलाने के लिए आज भी तैयार है। लाइबिलिटीज फेडरल गवर्नमेंट ले ले, स्टील मिल हमें दे दे, हम चलाने के लिए तैयार हैं, हम इस पर बात करने को तैयार हैं, हमसे बैठ के बात की जाए। सईद गनी साहब का ये दावा यकीन जानिए बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी शख्स ने मैयत के घर में कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। मुल्क में कोरोना से लोग मर रहे हैं और सईद गनी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में लतीफ़े सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी स्टील मिल को चला कर दिखाएगी, ये कह रही है पीपल्स पार्टी। वही पीपल्स पार्टी जिसके हाथ में 2008 से लेकर 2013 तक हर सरकारी इदारे को चलाने का बाकायदा इख्तियार था, मुल्क को चलाने का इख्तियार था, इक़्तिदार इनके पास था। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 तक आपको पता है मुनाफे में जा रही थी, और इसका मुनाफा 19 अरब 40 करोड़ रुपए से भी तजावुज़ कर चुका था। 19 अरब 40 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुका था। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने के ठीक 2 साल बाद अप्रैल 2010 में पहली बार पाकिस्तान स्टील मिल के मेहनत कशों की तनख्वाहों में तातुल आना शुरू हो गया, और उससे पहले तनख्वाहों में ताख़ीर का कोई वजूद ही नहीं था। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार संभालने से पहले स्टील मिल्स के पास एक अंदाजे के मुताबिक 10 अरब का खाम माल, 12 अरब तक कैश और 8 अरब की तैयार मसनूआत मौजूद थीं। लेकिन इन तमाम अशिया और रकम को शायद ज़मीन निगल गई होगी या फिर आसमान खा गया होगा। ये राज ही है, यकीन जानिए, ये राज आज तक राज ही रहा। ये राज क्या था, इससे पर्दा उठा देते सईद गनी साहब ये बातें करने की बजाय। स्टील मिल की पैदावार में कमी को मद्देनजर रखते हुए 42 अरब का बेल आउट पैकेज भी दिया गया था, जो शायद कागज़ों में दिया गया था, कागज़ों की हद तक, क्योंकि इतनी खतीर रकम के बावजूद मिल में पैदावार का अमल शुरू ही नहीं हो सका। स्टील मिल के मेहनत कशों के हालात बद से बदतर होने लगे।
और बाज़ मेहनत कशों ने तनख्वाह ना मिलने की वजह से स्टील मिल की नौकरी के बाद पार्ट टाइम नौकरियां करना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन ये मिल शायद चल पड़ेगी और उनके हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन हालात पहले जैसे नहीं हुए, बल्कि ख़राब से ख़राब तर होते चले गए और आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मगर सईद गनी साहब कहते हैं कि वो स्टील मिल को चलाएंगे। आसिफ अली जरदारी के पास इक़्तिदार था, तब वो मुल्क ना चला सके, अब वो स्टील मिल कैसे चलाएंगे? सईद गनी साहब ये भी बता दें। 12 साल से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं और सिंध का एक सरकारी इदारा बता दे तो ठीक से चलाया गया हो, और सईद गनी साहब कहते हैं कि स्टील मिल चलाएंगे। जिस स्टील मिल की बर्बादी का आगाज़ ही पीपल्स पार्टी शुरू हुआ, उस स्टील मिल से मुतालिक सईद गनी साहब कहते हैं कि वो स्टील मिल चला के दिखाएंगे। अब क्या कौम में इसको लतीफ़ा ही कहेंगे ना। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुक सकी, सईद गनी साहब समेत पूरी पीपल्स पार्टी को मुल्क चलाने का जुनून एक बार फिर सवार हो गया। लेकिन मुझे ये बता दे कोई कि इन्होंने सूबा सिंध को कैसे चलाया, कैसे चल रहा है सूबा सिंध, कैसे चला रहे हैं। इससे मुतालिक मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि लोग बैरून मुल्क से यानी बाहर से सिंध के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने आते हैं। शायद मुर्तज़ा वहाब की मेरे ख्याल से इसी बात से मुतासिर होकर जब वज़ीर सेहत अज़रा साहिबा हैं, उन्होंने सिंध असम्बली में आकर जो बातें की, जब तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने सिंध में सेहत के मामलात पर अजीबोगरीब अंदाज में इजहार ख्याल किया। और क्या कहा उन्होंने, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, फिर मैं बात करती हूँ। My brief will be on the following heads. I'll start with the history of COVID-19, the steps taken by the Sindh government on COVID response, and further surge plans that we have to upscale services, and the fact that we have to live with COVID, and therefore citizens have a responsibility, and we are at a critical phase now. सिंध वो सूबा जिसमें 52% बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध वो सूबा जहां कुत्ते के काटने की दवा मौजूद नहीं है। सिंध वो सूबा जहां गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची मर जाती है। सिंध वो सूबा जहां आज भी तरक्की का नाम 3 वक्त की रोटी है, बस रोटी मिल जाए। सिंध वो सूबा जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां 50 किलोमीटर के इलाके में एक हॉस्पिटल नहीं है, जहां डिस्पेंसरी है वहाँ पे हंगामी हालात के तकाज़ों से निमटने के लिए ना कोई अमला है, ना ही कोई आपको अद्वियात दिखाई देंगी। सिंध वो सूबा कह लें जहाँ आज भी हज़ारों अफराद दिहाड़ीदार हैं। ये उस सिंध की वज़ीर सेहत हैं और ये तकरीर कर रही थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे एतराज़, ये तकरीर करी थी अंग्रेज़ी में। बहुत से लोगों को एतराज़ है इस बात पे, बनता था इनका अंग्रेज़ी बोलना। कितने लोगों को अंग्रेज़ी समझ आ रही होगी? तालीम का स्टैंडर्ड भी वो देना था ना कि लोग अंग्रेज़ी समझ भी सके जो आप बोल रही हैं। ये सिंध में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत से आगाह करना चाह रही थी एक्चुअली, लेकिन किसको मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक उन चंद अफराद को जो बैरून मुल्क से सिंध में इलाज करवाने के लिए आए हैं, या सिंध के अवाम को तो शायद अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाहर वालों को मेरे ख्याल से मुखातिब करी थी जो सिंध में इलाज करवाने आते हैं। इंसाफ के मुताबिक कितने फ़ीसद सिंध में रहने वालों को अंग्रेज़ी आती है? मैं सिंधियों से पूछती हूँ। ये हैं सिंध के नुमाइंदे जो जब बात करें तो ऐसे कि अवाम के अलावा सबको समझ आ सके। तो फिर बताइए, अवाम के लिए जाते हैं यहाँ पे? क्या ये अवाम के लिए गए हैं वहाँ पे? तो अवाम के ज़बान में बोल लेते, ऐसी ज़बान में बोल लेते जो पूरे पाकिस्तानियों को समझ आती। ना सिर्फ सिंधियों को, पूरे पाकिस्तानी समझ सकते, सिंधी तो समझ सकते जहाँ पे आप हुकूमत कर रहे हैं। और ये फरमाती हैं कि सिंध में अस्पतालों की हालत बेहतरीन है, आइडियल है। फिर सरकारी हॉस्पिटल्स में नौकरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं खुद अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों करवाते हैं? कोई समझाएगा मुझे? फिर आप लोगों के जो MNAs हैं, MPAs हैं, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब रुख करते हैं? चले जाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर इतने ज़्यादा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं परफेक्ट हैं, आइडियल हैं, आपके मुताबिक बेहतरीन है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बाहर से लोग सिंध में इलाज करवाने की गरज से आते हैं। मुझे खुद मुर्तज़ा वहाब बताएं कि उन्होंने कितनी बार अपना इलाज सिंध के किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवाया। जरदारी साहब ने खुद अपना इलाज कितनी बार किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवाया। आगा सराज दुरानी साहब जो सिंध असम्बली में स्पीकर की कुर्सी पर झूलने के अलावा कुछ करते दिखाई ना दिए, उन्होंने कौन से सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ली हो कभी? बिलावल साहब, चले बिलावल की बात कर लेते हैं, वो तो बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं ना सिंधियों से, बड़ा दर्द दिल रखते हैं उन लोगों के लिए। बिलावल साहब कितनी बार किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं ये बता दें। सूबे में 12 साल हुकूमत करने के बाद
कोई एक सरकारी इदारा जिसकी मिसाल दे सके पीपल्स पार्टी के, ये सरकारी इदारा इन 12 सालों में, बल्कि 12 तो कहूँ ना मैं, दर्जन कहूँ तो ज़रा इनको पता चले कि दर्जन साल क्या होते हैं। दर्जन सालों में कोई एक इदारा बता दें कि हमने बनाया और बेहतरीन चलाया कोई चीज़, मुझे बता दें, दिखा दें कोई जगह। बिलावल साहब समेत पूरी पीपल्स पार्टी मैं काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी अरसे से बार बार ये पूछ रही हूँ और मैं चैलेंज कर चुकी हूँ कि बताएं, जब भी आप खिताब करते हैं आप कभी अपने 12 कारनामे गिनवा दें 12 सालों में, लेकिन कभी नहीं गिनवाए। होंगे तो गिनवाएंगे ना बिलावल साहब, अपने जो ऐसे कारनामे गिनवा दें 12 सालों को, 12 सिर्फ 12 कारनामे जो तारीख की किताब में सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएं। आप लोग तो कुछ बता नहीं रहे। सिंथिया पता नहीं क्या क्या बताए जा रही है। अब ये कह दें कि आपने वो भी नहीं सुना या वो भी कोई आपके खिलाफ साजिश है, अल्लाह खैर करे। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि विफाक पर तनकीद आपका हक है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो कम अज़ कम मत कीजिए जिनको आपने कभी पूरा नहीं करना। आपने तब भी पूरा नहीं किया जब आपके पास इख्तियार था। सिंध पर आप लोग अब भी हुकूमत कर रहे हैं, अब भी आपके पास इख्तियार है। सिंध के अवाम के हालात से बाखबर रहिए, बाखबर रहिए, अपने काम के साथ इंसाफ कीजिए। इजाफी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर डालने की बजाय जो जिम्मेदारियां पहले से आप पर हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त जान है तो जहान है वाली सूरत हाल है। अवाम सुनने को तैयार नहीं है, हुक्मरान जो सुना रहे हैं वो कुछ और ही है। इस वक्त पूरी दुनिया एक ही मसले से लड़ रही है और वो मसला कोरोना है, सिर्फ कोरोना। तो इस पर सब मिलकर प्लीज़ तवज्जो दीजिए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत यही है। अवाम से मैं आज एक बार फिर बाकायदा ये गुजारिश करूँगी कि अल्लाह का वास्ता है, आपको अपनी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ का वास्ता आज मैं देती हूँ, ख़ुद पर रहम कीजिए, अपने बच्चों पर रहम कीजिए, इससे पहले कि आप एक हिंसा बन जाए। यकीन करें कि आपके मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय आपके घर वालों के। इसलिए एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात, कहानियाँ घड़ने से, कहानियाँ सुनाने से, अजीबोगरीब बातें फैलाने से परहेज़ कीजिए। इलाज किसी के पास नहीं है, लेकिन एहतियात आप कर सकते हैं, एहतियात आप कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर आप अपना सकते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, वो कीजिए, प्लीज़ कीजिए। अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने प्यारों पर रहम कीजिए, इस मुल्क पर रहम कीजिए। यहाँ लूँगी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। उनसे बात करूँगी सिंध हुकूमत और उसके इक़दाम पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात करी थी मैं कोरोना की सूरत हाल की। अब मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नुसरत साहिबा बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब की एक बात मुझे याद आ गई, आपने भी सुनी होगी। कहते हैं जी कि सूबा सिंध, उसके हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं, इतने आइडियल, इतने परफेक्ट हैं कि लोग बाहर से भी इलाज करवाने के लिए सिंध का रुख करते हैं। और जो तकरीर अज़रा साहिबा ने की वो भी अंग्रेज़ी में। तो मुझे बताइएगा कि सिंध में जो मयार तालीम दिया गया, कितने सिंधियों को अंग्रेज़ी समझ आई होगी? मेरे ख्याल से वो जो तकरीर थी वो भी शायद उन्हीं बाहर वाले लोगों के लिए थी जो सिंध में इलाज करवाने के लिए आते हैं, ताकि और अफराद बैरून मुल्क से इलाज करवाने के लिए आएँ। फिर सिंध के अवाम क्यों रोना रोते हैं नुसरत साहिबा कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है? और इनमें से कितने लोग हैं जो खुद सिंध में हुकूमत करें दर्जन सालों से, जो खुद सरकारी हॉस्पिटल में कभी इलाज करवाने गए? मुर्तज़ा साहब खुद गए कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए? थैंक यू सो मच फिजा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इकट्ठे आ गए। और वाकई में ये आपके नहीं, मेरे नहीं, पूरी आवाम के सवालात हैं और उनकी तकालीफ हैं जो अभी आपने सवालों की सूरत में मुझसे पूछा। देखिए जी, सिंध के हवाले से आपने कहा, मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में बाहर मुल्कों से लोग इलाज कराने आते हैं। मेरे भाई, अगर इस तरह की सिचुएशन जो आप बताकर बेचारे गरीब आवाम के जख्मों पर नमक के साथ मिर्चें डालने वाली बात करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में फिर अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरीके के आप स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी सखर के एक MNA कहते हैं कि हमने सखर को यूरोप कर दिया, कभी लाड़काना से क्या आवाजें आती हैं, कभी यहाँ से क्या। आप खुद देखें फिजा, आप और मैं कोई दूसरे, कहीं किसी दूसरे मुल्क के रहने वाले तो नहीं है ना।
और इस मुल्क के सूबे के जो हालात हैं, कराची से कश्मीर तक हमारे सामने हैं। हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि कराची जैसे हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी की हालत ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां गरीब आदमी की एंट्री किस तरह होती है, अच्छा सरकारी है भी गरीब के लिए, और गरीब की भी अंदर एंट्री बहुत मुश्किल, जब तक किसी की सिफारिश ना हो, किसी का फोन ना आए, बेड नहीं मिलेगा, अंदर एंट्री नहीं हो सकती, और फिर उसके बाद उसको दवाइयां मिलना, उसके टेस्ट, उसकी क्या कुछ। अब तो कोरोना की वजह से मैं हैरान हूँ, यकीन मानिए इन सरकारी हॉस्पिटल्स में भी चला गया वेंटिलेटर पर, तो इतने रोजाना के लाख आपको जमा कराने, ये तो सरकारी। निजी हॉस्पिटल्स की तो लाजमी है, निजी हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस पे जो जाएगा वो इस काबिल, इतना अमीर कबीर हो, उसकी रोजाना की इतनी आमदनी है या उसके पास इतना है तो वो जाएगा। गरीब आदमी कराची जैसे शहर में हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकता, वो बेचारा लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, शिकारपुर, मैं कौन से मेरपुर खास किस डिस्ट्रिक्ट की जिक्र करूं, उसके सिटी हॉस्पिटल्स की बात करूं, वहां जो हालत है, वहां जो मशीनें पड़ी हैं, वहां जो बिस्तर है, वहां जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स कितने दिए, कितनी मशीनें दी हैं, कितना वहां स्टाफ दिया, सारी दुनिया को पता है कि लोग वहां चीख रहे हैं। और अगर आप हर साल का बजट उठाकर देखें हेल्थ का, तो इस साल इतने अरब, इस साल 12, मतलब होते इस वक्त तो मैंने अभी 5 सालों का 361 अरब बताया था, 361 इन पिछले 5 सालों, और पीछे चली जाए तो इसको डबल ट्रिपल कर ले। मेरे खुदाया, खौफे खुदा करो भाई, इतने अरब कि अगर मैंने तो तस्वर भी नहीं किया, देखे भी नहीं, आम आदमी बेचारा अरबों की बात तो क्या करे, इतने अरब। और हमारे पास कराची से कश्मीर तक एक 12 सालों में एक आइडियल हॉस्पिटल, NICVD, और उसको तो छोड़े क्योंकि सब दिल के मरीज नहीं है। साहिबा, ये जो लोगों का स्टैंडर्ड आप बता रही हैं, बेचारे लोग जो वहां पर रह रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जो अंग्रेजी में तकरीरें की जाती हैं, उन लोगों को समझ आती है कि कहा क्या जा रहा है? देखिए फिजा, हमारा सूबा जिसमें तालीम का जो हालत, तालीम की जो परसेंटेज है, उसका जो मयार है, वो सारी दुनिया ने देखा कि 4 सूबों से भी कंपेयर करते हैं तो सिंध हमारा आखिरी नंबर पर आता है। उसके बाद यहाँ जो स्कूल बंद हैं, बेचारे लोग, और चले भाई पढ़ाई है, चले आप पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीटिंग होती है, जो चीटिंग का जो आपने बीमारी डाल दिया लोगों, बच्चों में, कराची से कश्मीर तक कौन सा सेंटर ऐसा नहीं है जहां नकल नहीं होती है, नकल करके ना पास कर रहा हो बच्चा। तो फिर उन लोगों को, उन बच्चों को, वो तो चले पढ़ लेंगे, लेकिन गांव गोठों में किसान की बीवी, मजदूर की बीवी, मजदूर खुद, या ऐसे लोग जो पढ़ नहीं पाए, जो तालीम हासिल नहीं कर सके, आपके जुल्मों की वजह से, आपके करप्शन की वजह से, वो बैठा इंतजार कर रहा है कि मेरी सेहत की वजीर आज आएगी असेंबली के फ्लोर पर, कोरोना के हवाले से बताएगी क्या भला है, कोरोना कर रहे हैं। जरूर वो तो मिनिस्टर है, वो बताएगी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कैसे जाना है, किस तरह पहुंचना है और कैसे बचना है, और उन्होंने हमारे क्या क्या इकदाम किए हैं। तो वो मेरी गलती थी, मैंने उनसे कह दिया। अच्छा, देखें मेरी बात सुने, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस को तो दाद दीजिए। आपके दर्जन साल इनको मिले हैं, दर्जन साल। विफाक में इन्होंने हुकूमत की, क्या हालात थे आपके सामने। सिंध में 12 साल से बाकायदा सिंध पर मुसल्लत हैं। सईद गनी साहब ने एक और दावा किया, स्टील मिल चला सकते हैं वो। आपको लगता है ये लतीफे से कम तो नहीं है? कैसे चलाएंगे ये लोग स्टील मिल? पहले चला लेते। आपने लतीफा का तो यकीन माने मुझे हंसी आई, और मैंने अपनी एक पोस्ट भी डाली है, क्योंकि अवाम बेवकूफ नहीं है, और ये हकायक हर जगह पड़े हुए, हर जगह आप भी अगर जाएंगी कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा, कहीं ढूंढेंगी, रिसर्च की भी होगी आपने, आप माशाल्लाह बहुत रिसर्च करती है, मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, उसमें अगर जाएंगी तो पता चलेगा कि इतने साल नून लीग, इतने साल पीपल्स पार्टी रूल करते आए, और इन्हीं के दौरे हुकूमत में सत्यानाश हो गया PIA का। इतनी भर्तियां, अच्छा कहने को भर्ती हम रोजगार देते हो, भाई खुदा का वास्ता रोजगार दे, इस तरह तो ना दे कि वो इदारा ही तबाह बर्बाद हो जाए, उसमें इतनी भरमार करें और कॉम्पिटेंट लोग ना बने, घर बैठे लोग तनख्वाहें ले। इसी तरह स्टील मिल का हाल हुआ, किसको पता नहीं है कि स्क्रैप किया गया सामान किस तरह ट्रकों से निकला, किसका बंदा था, किसने वो अंदर डाला स्टील मिल में, सब कुछ पड़ा है, सारी दुनिया को पड़ा है कि आप दोनों पार्टियों के दौरे हुकूमतों में स्टील मिल तबाह बर्बाद हो गई। वहां के मुलाजमीन की यह हालत कर दी आपने कि आज वो बिलबिला रहे, ललका बेचारे मजलूमों की तरह हाथ जोड़ के कह रहे कोई हमें बचा ले, हमारी नौकरियां बचा ले।
और आप आकर सिंध कार्ड खेलना शुरू हो गए और आपने खड़े हो कहा, हालांकि आपको पता है कि स्टील मिल का हाल क्या कर दिया आपने, अब आप दावा करते हैं कि हम इसको चला के दिखाएंगे। सिंध के बाकी इदारे तो चला लें, आप हेल्थ चला लें, आप एग्रीकल्चर चला लें, आप एजुकेशन चला लें, आप होम मिनिस्ट्री चला लें, क्या क्या चलाएंगे, सब तो सीएम साहब खुद चला रहे हैं। सीएम साहब सुपरमैन बनकर कहते हैं कि मैं जल्दी से उधर पहुंच जाता हूं, उधर पहुंच जाता हूं, कभी हाथ जोड़ता हूं, कभी क्या करता हूं, मैं चला लूंगा। चला लें भाई, जब बाकी इदारे अच्छा नुसरत, मुझे हाथ जोड़ने वाली बात से याद आया और सीएम साहब के हवाले से याद आया कि मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़कर ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि सियासत बाद में कर लेना, पहले जरा आवाम को बचाओ। अब खुद पीपल्स पार्टी के इक़दामात को अगर आप देखें तो कैसे दिखाई देते हैं? क्या ये खुद जिस तरह की बातें कर रहे हैं हाथ जोड़ के, ये खुद अवाम दोस्त इक़दामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए फिजा, किसी भी पार्टी को एक टेनर 5 साल मिल जाए ना, वो हो माशाल्लाह, वो अपने लिए अपने पार्टी अपने आप को खुशनसीब समझती अगर सर्व करने वाली पार्टी हो, अगर अवाम का दर्द हो उसमें। इनको बाकायदा 1 नहीं 2 नहीं 3 टेन्योर मिल गए और इन 3 टेन्योर्स में अगर ये चाहते और कुछ ना करते, मेरा सवाल ये है, और कुछ ना करते, कम से कम जो 2-2 3-3 बार सीएम बने वो अपने हल्के को इतना खूबसूरत आइडियल बना देते, या लाड़काना जो आपका सियासी केबला काबा है जहां बेनजीर भुट्टो और दूसरे शहीद आपके वहां दफन है, उसके शहर की बात कर रही मैं, गांव गोठों को छोड़ दो, लाड़काना के देहों को छोड़ दो, तालकों को छोड़ दो, सिटी शहर इतना जबरदस्त होता, उसका उसमें एक इतना ब्यूटीफुल जबरदस्त हॉस्पिटल होता, दूसरी जो इदारे वो इतने अच्छे होते हैं कि मिसाल देते कि जहां बेनजीर भुट्टो साहब दफन है वहां जाओ, उधर इलाज होता है, वहां कुत्ते काटते हैं तो वो फौरन बच्चा भी बच जाता है, दूसरे भी बच जाते हैं। वहां दूसरे जो हमारे लोकल सिस्टम के जितने भी इदारे हैं वो बेहतरीन है। या हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब अपना हल्का बता दे, या कायम अली शाह साहब अपना हल्का बता दे, ये आइडियल है तो मैं सलाम पेश करती, तो मैं ना चीखती, इतना चिल्लाती, हम ना इन पर इतनी तनकीद करते। 12 सालों में एक शहर अच्छा ना करके खरबों रुपए का बजट अब आपके असासे उठाते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। आप कौन नहीं जानता, मैं यहाँ रहती हूँ, आप यहाँ रहती हैं, हम गांव गोठों में इनके एक एक गांव में इन नुमाइंदों को जानते हैं कि इनके असासे पहले क्या थे और आज ये लोग क्या है। आप अमीर से अमीर 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 होते जा रहे हैं, आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्लें और बाकायदा उनकी जिंदगियों में आसाइशें, और सिंध की अवाम गरीब 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 गरीब। उनके पैरों में पहले भी जूती नहीं थी बेनजीर भुट्टो साहब और जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में, अब भी जूती नहीं है, अब भी बदन पर तन पर कपड़े नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं है कि यही गरीब इसी तरह रहे और हमें यही वोट करता रहे। अगर हमने तन पे कपड़े दे दिए, अगर रोटी दे दी, मकान दे दिया, या इनको छत दे दी, या तो ये लोग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर हमसे ये मुकाबला करेंगे, फिर हमारे पोते पोतियां और ये पूरी नस्लें असेंबली में कैसे पहुंचेंगी? आप ये कोरोना से मुतालिक इकदामात पे बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, सिंध हुकूमत खास तौर पे, जी बेहतरीन इकदामात किए हैं। आप जरा ईमानदारी से बताएं 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी आप सिंध हुकूमत को कोरोना से मुतालिक इकदामात पर? मैं 10 में से 2 नंबर दे दूंगी, 2 नंबर दे रही हूँ, वो भी इसलिए कि जो थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हाथ जोड़ के और इस तरह के इकदामात से मैं इनको 2 नंबर दे सकती हूँ। इसलिए नहीं दे रही कि अगर ये 12 सालों में अगर ये हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते और बेहतरीन कुछ सिलसिला होता तो किसी भी किस्म की वबा या ऐसे किस्म के डिजास्टर या उनसे हम कुछ ना कुछ निमट सकते थे। ठीक है, मानती हूँ कि बहुत ऐसी वबा है जिससे बहुत मुश्किल मेडिसिन मिल रही हो हॉस्पिटल में, हाँ, तो बुखार की आपको टैबलेट नहीं मिलती, वो भी डॉक्टर कहता है कि लिख कर देगा कि बाहर से जाके लो टेस्ट कराने के लिए। और फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट तालके का बजट आता है दवाइयों का, किसको पता नहीं है कि आपके रखे हुए डॉक्टर्स जो आपके साथ मिली भगत करके अपनी क्लिनिक्स में भेजते हैं, अब बाहर भेजते हैं, वो कब आखिर हिसाब देना है। कोरोना से मुतालिक इक़दामात पे नुसरत साहिबा आपने 10 में से 2 नंबर दिए हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान और स्टोरी होगी जस्टिस फाइज ईसा केस के हवाले से, डिटेल में बात करेंगे सदीक से। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। इस सेगमेंट में बात करूंगी एक अहम केस की, जस्टिस फाइज ईसा का केस कहां तक पहुंचा, क्या मामूलात हैं
हुकूमत क्या करने जा रही है, इस तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान, खुसूसी नुमाइंदे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तीसरे सेगमेंट में प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और सदीक, कोर्ट के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा ग्रिप रखते हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये तज्जिया दे सकते हैं। एक ही सवाल, एक गहरा सवाल कि जी पहली बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी जज को नोटिस दिया, क्या ये टेस्ट केस बनने जा रहा है सदीक? देखें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं या सुपीरियर कोर्ट्स के या हाई कोर्ट के जो जजेज़ होते हैं, उनके एहतसाब के लिए जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने से पहले हाई कोर्ट के जजेज़ तो उनको तो निकाला भी गया है शोकॉज नोटिस जारी करके, और उनको जो है वो अदलिया से निकाला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को ये मैंने बहुत से वकला से भी पूछा है, ख़ुद भी कोशिश की कि हम चेक कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को पहली मरतबा शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, लेकिन वहाँ पे उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि वहाँ पे एक तो उस वक्त उनको काम से रोक दिया गया था, उनके बच्चों को आपको पता है उनके घर वालों को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया था, और फिर और बहुत सारी चीज़ें उस केस में हुई थी। लेकिन उस केस में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई थी कि वो था शोकॉज नोटिस जारी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इस्टेब्लिश की है फिर इन्होंने फ़रोग नसीम साहब ने, वो ये है कि यहाँ पे शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है। और जब शोकॉज नोटिस जारी हो जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो मौक़िफ़ ये है फ़रोग नसीम साहब का कि अब सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती। जबकि दूसरी तरफ काजी फाइज़ साहब के जो वकील हैं, उनका केस ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट ही उन चीज़ों को देख सकती है जो हमने अपने पिटीशन में सवाल उठाए हैं। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें अपने देखने वालों को आसान अल्फाज में बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है, बिल्कुल मैं कहने चाहती हूं आसान अल्फाज में, जरा समझाइएगा जिनको नहीं समझ आ रहा उन नाजरीन को। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि जज साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट आई और उस कंप्लेंट को प्रोसेस किस तरह किया गया, यानी ARU के पास आई, फिर FBR के पास गई, FIA से मालूमात इकट्ठी की गई, ये सारी चीज़ें करके फिर जो है वजारत कानून को भिजवाई गई। उन्होंने रेफरेंस का कहा कि रेफरेंस दायर होना चाहिए, मामला काबीना के पास गया, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी, फिर वहाँ से फिर सदर पाकिस्तान के पास गया और सदर पाकिस्तान ने वो सारी चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दी हैं, जो कि जजेस के एहतसाब का फोरम है। एक और बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जजेस को लगाते भी जजेस हैं और जजेस को हटाते भी जजेस हैं, जजेस का एहतसाब भी जजेस करते हैं, उसका एग्जेक्टिव का उसमें कोई रोल नहीं है। हुकूमत ने, रियासत ने, स्टेट ने एक जो उनके पास इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन सारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दी। अब फैसला उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, जिसमें 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 जजेस हैं हाई कोर्ट के, सीनियर 3 जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं। अब यानी वो जो सीनियर 3 जजेस होते हैं, जाहिर है वो चीफ जस्टिस 2 कोर्ट्स के होते हैं, वो 5 रुकनी। अब मसला ये है, जो सुप्रीम कोर्ट मामला देख रही है या जो हुकूमत का एक हुकूमत का भी मौक़िफ़ है, वो यह है कि प्रोसीजर में एक हो सकता है, मतलब कि प्रोसीजर में आप कहें कि ये दरख्वास्त ARU की बजाय डायरेक्ट किसी और फोरम पे जानी चाहिए थी, या मालूमात ये इकट्ठी करनी चाहिए थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। ये टेक्निकल बहस है। असल जो सवाल है, जो ज़ाहिर है कौम भी देख रही है, जजेस का भी हमें कंसर्न नज़र आ रहा है जो ये केस सुन रहे हैं, कि लोगों का अदलिया के ऊपर जो एतमाद हो वो बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं नज़र आना चाहिए कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कोई कानून से बालातर हैं। ये खुद जजेस कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद जजेस कह रहे हैं। उमरता बंदियाल साहब, बाकी मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि ये नहीं है, तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया के जो जजेस हैं वो कोई कानून से बालातर हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ सादा सा है, वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये दस्तावेज़ात आई हैं, शवाहिद आए हैं, काजी फाइज़ साहब की एहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सबूत हैं, हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने सबूत रख दिए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जवाब ले रही है फाइज़ साहब से, और अगर तो फाइज़ साहब की एहलिया और बच्चे मनी ट्रेल दे देते हैं फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं देते तो फिर ज़ाहिर है इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो जज साहब के लिए होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। बहस अभी जारी है, लेकिन आज क्योंकि ये समाअत नहीं हो सकी, 11 जून तक समाअत मुलतवी हुई है। ये पूरे केस का लुबे लुबाब जो है वो मनी ट्रेल है कि मनी ट्रेल जज साहब दे दें, और ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तान में कानून से बालातर नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम भी इस सारे केस को देख रही है। जजेस खुद ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल एक ऐसा फैसला दें जिसमें यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया के जो जजेस हैं उनका एहतसाब नहीं हो सकता या उनसे पूछा नहीं जा सकता। लेकिन इस केस में क्या होगा वो आने वाले दिनों जब समाअत होगी तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। यानी कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल ठीक है जी। सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।